तो दोस्तों आज हो गया 27 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस ने हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के पहले ही दिन मनोहर लाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस की यह कोशिश मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की टेंशन बढ़ा रही है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव का मकसद मनोहर लाल सरकार से ज्यादा जननायक जनता पार्टी पर दबाव बनाना है, ताकि जनता के बीच दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की विश्वसनीयता खत्म हो जाए। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का सत्र 5 मार्च से शुरू हो रहा है। कांग्रेस सत्र के पहले ही दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर चुकी है। सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव मंजूर होगा या नहीं, ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो जेजेपी को अपना रुख साफ करना पड़ेगा। वो सरकार का समर्थन करती है तो इससे साफ है कि जेजेपी किसानों के साथ नहीं है। आज की दूसरी बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 294 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराया जाना है। वहीं असम में 3 चरणों में वोटिंग होगी। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। आपको बता दें कि सभी राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे एक साथ ही 2 मई को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होनी है। इससे पहले 2016 में राज्य में 7 चरणों में मतदान हुआ था। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 8 चरणों में वोटिंग कराने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पहला चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। इसके बाद 1 अप्रैल को दूसरे राउंड की वोटिंग होनी है। 6 अप्रैल को तीसरे राउंड की वोटिंग होगी। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को होनी है। 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 6ठे राउंड की वोटिंग होगी। 7वें राउंड का मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 8 राज्यों में वोटिंग कराने का ऐलान किया है। इस पर सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि असम में सिर्फ 3 राउंड में ही वोटिंग होगी। इसके अलावा 3 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 राउंड में वोटिंग कराई जाएगी। यह गलत बात है। चुनाव आयोग के ऐलान के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में आयोग ने एक ही जिले में 2 या 3 राउंड में वोटिंग कराने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने बीजेपी के कहने पर 8 राउंड में चुनाव कराने का फैसला लिया है। उन्हें जो बीजेपी ने कहा है वही किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर अन्य राज्य की तरह पश्चिम बंगाल में भी एक ही राउंड में वोटिंग क्यों नहीं कराई जा रही है। इस दौरान ममता बनर्जी ने बंगला कार्ड खेलते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई बंगाली ही राज करेगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हमेशा कई चरणों में मतदान होता रहा है। 2016 के विधानसभा चुनावों का आयोजन भी 7 चरणों में हुआ था। आज की चौथी बड़ी खबर, गुजरात में पिछले दिनों स्थानीय निकाय चुनाव में सूरत में शानदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों का धन्यवाद देते हुए रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस बीच केजरीवाल और गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पटेल के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। जंग की शुरुआत तब हुई है जब गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि आम आदमी पार्टी का गुजरात निकाय चुनाव में स्कोर 3 शहरों में 100%, 2 शहरों में 90% से ज़्यादा और 1 शहर में 50% से ज़्यादा नहीं। कोई सीट नहीं जीती लेकिन जमानत जब्त हो गई। अरविंद केजरीवाल इसका जश्न मनाने के लिए रोड शो कर रहे हैं। पाटिल की टिप्पणी पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात के लोग जश्न मना रहे हैं। सूरत के लोगों ने आज जश्न मनाया है। गुजरात में हर कोई आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहा है। कृपया लोगों की ताकत को कम करके ना आके। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि CR पटेल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में भाजपा की दमदार दस्तक के चलते आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों की अहमियत बढ़ गई है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस का सारा दारोमदार मुस्लिम वोटों पर टिका है, तो वहीं कांग्रेस, वाम गठबंधन और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इनमें सेंध लगाने के लिए तैयार बैठी है। हालांकि इस बीच नवगठित इंडियन सेकुलर फ्रंट के वाम कांग्रेस गठबंधन में आने का ऐलान करके AIMIM को तगड़ा झटका दिया है, लेकिन फ्रंट ने तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनौती पैदा कर दी है। आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी इंडियन सेकुलर फ्रंट की मदद से राज्य में शानदार एंट्री करना चाहते थे। फ्रंट के प्रमुख फुफड़ा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी से उसकी वार्ता चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन वाम कांग्रेस गठबंधन ने फ्रंट को लपक लिया। बस अब सिर्फ गठबंधन के दलों में सीटों का बंटवारा होना बाकी है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुस्लिम वोटों का विभाजित होना या नहीं होना ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि सेकुलर फ्रंट के रुख से असदुद्दीन अवैसी की राह अब आसान नहीं है। हालांकि फ्रंट ने कहा है कि जिन सीटों पर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां अब
अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा, लेकिन वहां लेफ्ट या कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा, इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। आज की छठी बड़ी खबर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार विधानसभा के अंदर ही नीतीश कुमार पर साधा है निशाना। किसी भी मुल्क के लिए और किसी भी राष्ट्र के लिए यह पैमाना होता है कि शहरी आबादी कितनी है। तरक्की याफ्ता देशों में यह देखा गया है कि वहां शहरों की आबादी 70% हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में 30% रोज लगने लगे हैं। लेकिन अब भी देश में तकरीबन 70, 80, 85% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लोगों का उतना विकास नहीं हो सका। दरअसल अभी जिस मौजू पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे शहर दरअसल हमारे राज्य के चेहरे की मानिंद है। आदमी के जिस्म के दूसरे हिस्सों में जख्म हो तो नहीं दिखता, चेहरे पे जरा फुंसी भी हो तो दूर से दिख जाता है। आज शहर की हालत क्या है और सफाई की हालत क्या है, कचरे की हालत क्या है, ड्रेनेज की हालत क्या है। हर बार जनता के गाढ़े खून पसीने के पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन पटना जैसे शहर में भी जल जमाव अब तक नहीं रोका जा सका है और यहां पर भी गंदगी का अंबार है जिसको नहीं हटाया जा सका है। तो जब यहां राजधानी में यह हालत है तो कटिहार की हालत की गवाही महबूब भाई देंगे। अब चूंकि पार्टी की बाध्यता है तो भाई खेमका साहब को गीत गाने हैं पार्टी के, लेकिन पूर्णिया शहर में जो रहते हैं तो नगर पालिका से हमेशा लड़ते रहते हैं कि सफाई क्यों नहीं हो रही है। तो बाहर निकलेंगे तो हमारी भाषा बोलेंगे। मामला यह है कि शहर की सफाई पर, और हमारे लिए बड़ा ये मौका अच्छा है कि इस वक्त नगर विकास का मंत्री, भले ही आप पूर्णिया को उपराजधानी बनाने के पक्ष में न हो, लेकिन आपने उप मुख्यमंत्री हमें दिया है और देर सवेर उपराजधानी भी पूर्णिया बनेगा, हमको विश्वास है। भले ही खेमका जी अभी मदद नहीं कर रहे हैं, अब की बार जब पूर्णिया लौटेंगे तब इनको जनता बताएगी कि क्यों नहीं प्रस्ताव का साथ दिए थे। सीमांचल के सारे लोगों से मैं कहता हूं, मैं 2-3 बातें कहने के लिए खड़ा हुआ। मामला यह है कि आपने अभी 26/12/2020 को एक अधिसूचना जारी की है नगर विकास ने, और उसमें बहुत सारे जो म्युनिसिपैलिटी है उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बहुत सारे पंचायतों को नगर पंचायत करने का फैसला लिया है। मैं मुबारकबाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि हमारे छोटे छोटे शहरों का विकास हो रहा है, पंचायतों का विकास होकर अब नगर पंचायत बन रहा है और नगरीय सुविधाएं आप देना चाह रहे हैं। सरकार की इस मंशा की कदर की जानी चाहिए, लेकिन इरादे क्यों हैं ऐसे? एक तरफ यहीं पर हम अगर कहेंगे कि प्रशासनिक सुधार के लिए पिछले 20 सालों से लंबित हैं कि 30-35 प्रखंडों, पंचायतों के प्रखंडों को विभाजित कर अलग प्रखंड बनाया जाए, आप सुनते नहीं है। 50 लाख की आबादी पर जिला है, उसको खंडित कीजिए, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं मांगा और फिर भी आप नगर पंचायत को नगर पंचायत बनाने के लिए तैयार है। मैं अपने क्षेत्र के अमोर पंचायत के बारे में कहना चाहता हूं महोदय। अमोर पंचायत जो है वो 2 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और 12,000 की आबादी है। 75-80% लोग कृषक हैं वहां पर। आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, कोई बाजार नहीं है और उसको आपने नोटिफाई कर दिया है नगर पंचायत के लिए। क्यों? वहां के लोगों ने कभी दरखास्त दी थी? कभी दरखास्त तो नहीं दी थी। अगर अमोर प्रखंड के लोगों ने दरखास्त दी थी तो अमोर को विभाजित करके बारा ईदगाह को प्रखंड बनाने के लिए दिया था, मझगवा को प्रखंड बनाने के लिए दिया था, लेकिन आपको नगर पंचायत के लिए किसी ने नहीं मांगा। सौतेली मां का हाल यह होता है कि बच्चा जब रोटी मांगे तो उसे खिलौना दे देता है, और यहां मामला इसी तरह का है। नगर पंचायत को नगर बनाने के लिए इन्होंने जो वो किया, 2007 का जो अधिनियम है उसमें यह था कि 75% लोग गैर कृषक होंगे। आपने एक संशोधन लाया अभी 2020 में। उस संशोधन में चूंकि जनगणना में कृषकों के अलग आंकड़े नहीं थे, तो फिर भी आपने मापदंड तय किया कि अधिकांश लोग वहां पर कृषि कार्य नहीं करने वाले हों। और चूंकि यहां से आपने डायरेक्शन दे दिया डीएम को कि नोटिफाई करो, डीएम ने दे दिया सीओ को, और सीओ बेचारा गरीब क्या करेगा, उसने झूठी रिपोर्ट लगा दी। वहां पर हमारे पंचायत के बारे में रिपोर्ट दे दी कि 4447 कर्मी है यहां पर, और जो मनरेगा कर्मी है। मैं चैलेंज करता हूं गवर्नमेंट को कि उस पंचायत में 85% लोग गांव में रहते हैं, अधिकांश लोग कृषक हैं, और वहां पर सीओ ने रिपोर्ट दे दी कि 1053 या 1050 लोग कृषि का काम करते हैं। ये झूठी रिपोर्ट के आधार पर आप हमारे पंचायत को नगर पंचायत क्यों बनाना चाहते हैं? आपने क्या विश्वास दिलाया? नगर पंचायत में क्या सुविधा मिलेगी? स्ट्रीट लाइट मिलेगी, क्या मिलेगी? ड्रेन में सफाई,
ड्रेन मिलेगा आपको, क्या होगा, मशीन के जरिए से सफाई की जाएगी, यही ना आपने कहा। तो ड्रेन की जरूरत ही नहीं है। मेरे यहाँ सैलाब में तो मेरी बस्ती डूबी रहती है, मेरे तो घर में चिराग नहीं तो मेरे गलियों को चिराग की क्या जरूरत है। और सफाई का मामला, मशीन से सफाई वहां उन कीचड़ों में कहां से आप करेंगे।